सो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने एनर्जी वगैरह सारी चीज़ फिल कर ली थी। एक छोटा सा टॉपिक, कुछ फॉर्मूले और आप लोगों की एनसीईआरटी का जो एक लास्ट सा पेज था जिसमें आप लोगों को एक्सचेंज एनर्जी दे रखा था कि वाई हम लोग करते हैं ऐसा कि 4s1 और 3d10, है ना। यही तो हमने किया था, कॉपर और क्रोमियम के एक्सेप्शन केस देखे थे। बट ऐसा क्यों होता है, ये सब चीज़ें आज हम लोग बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं। स्टार्टिंग विथ शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ पर बेटा आप लोगों को शेप जानने से पहले ऐसे समझिए कि आपको कुछ ग्राफ के बारे में समझना होता है। ग्राफ के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन देगा वो आपका साइन देता है। कौन देता है? साइन। अब ये जो साइन है आपको बताया था, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस तो है नहीं। ये इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं बताता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए हम लोग इसका कॉन्जुगेट लेके आते थे और सब कुछ करने के बाद हमारे पास ये जो प्रोबेबिलिटी बनती थी, प्रोबेबिलिटी क्या थी? सिर्फ प्रोबेबिलिटी थी नहीं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो बेसिकली अगर मैं इसको लिखूंगा तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी अपॉन में वॉल्यूम, राइट। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी अपॉन में वॉल्यूम, राइट। एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि आप लोगों के पास ये सारी चीज़ें एटम न्यूक्लियस के पास बहुत छोटी चीज़ों पे जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो वैसे तो इसका यूज़ है नहीं, बट जस्ट फॉर कॉम्पिटिशन केस मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो करा दूंगा कि इसका काम कहाँ पे आना है। सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि साइन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन ये डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है इसकी मदद से हम लोग कुछ तो बॉन्ड्स कैसे बनते हैं इस बात का आइडिया लगा सकते हैं, और कुछ ऐसी जगह का आइडिया लगा सकते हैं जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 रहती है। आप लोगों से ऐसे समझिए कि अगर मैं कहता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, क्या ये कभी 0 हो सकती है? नहीं। इवन इन्फिनिटी पे भी जाओगे तो भी 0 नहीं हो सकती। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं 100%, ध्यान सुनना इस बात को, आंसर थोड़ा कंफ्यूज करेगी यहाँ पर, कि 100% किसी भी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। हम लोग लिखते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 90 to 95%। व्हाई नॉट वी हैव चोजन समथिंग टू बी 100%? जब 90 से 95 चूज कर रहे हैं तो 100 कर लो ना सीधा। अब एक्चुअल में क्या होता है, इस 100% को लेने की लिमिटेशंस आ जाती है। 100% के लिए मैंने आपको बताया था ना, इसमें जो है हमारे पास इंटीग्रेशन करते हैं तब जाके 1 आता है, जो हमने पिछली क्लास में देखा था, है ना। वो जो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पूरी करी थी, है ना, उसमें देखा था। तो ऐसा समझिए कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को 100% प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के साथ फाइंड करना चाहता हूं तो मुझे एक ऐसा स्फीयर इनक्लोज करना पड़ता है। देखो ये स्फीयर हो गया, अभी मैं देखूंगा कि स्फीयर कैसे बनता है। तो ये एक ऐसा स्फीयर है जिसके अंदर मैंने कह दिया कि मेरा इलेक्ट्रॉन 90 से 95%, लेकिन मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी इवन 0 कभी नहीं हो सकती, चाहे आप कितना ही दूर चले जाओ। यानी कि अगर मैंने इतना डिफाइन कर दिया है ना, तो भी ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो सकता है, आगे भी हो सकता है कहीं। तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कभी 0 हो पाएगी क्या? कभी भी नहीं हो पाएगी। और अगर तुम्हें 100%, क्योंकि यहाँ से आगे भी तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो अगर मैं तुमसे कहता हूँ जरा कहीं पे भी जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए गोला बनाना, तो तुम क्या करोगे? कितना बड़ा गोला बना सकते हो? अगर तुमने मुझसे कह दिया कि सर मेरा इलेक्ट्रॉन दिल्ली में है, चल मैंने कहा दिल्ली तक का गोला बना दिया तुमने। फिर मैंने कहा चल मेरा इलेक्ट्रॉन इंग्लैंड में है, अब तुम इंग्लैंड तक का गोला बनाओगे। फिर मैंने कह दिया मेरा इलेक्ट्रॉन जुपिटर पे है। तो देख पा रहे, मतलब चीज़ें बहुत बढ़ रही है ना। तो इनफाइनाइटली लार्ज वॉल्यूम आपको लेना पड़ जाएगा जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। इनफाइनाइट का हम लोग एग्जिस्टेंस लेते हैं, तो इसीलिए हम लोग उसको लिमिट करके कितना लेते हैं, 90 से 95% मान लो ना भाई, 100% मत मानो, ठीक है। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि व्हाई नॉट 100%, तो आंसर इज दिस, इफ वी आर चूजिंग 100%
then we have to assume a very large sphere which would cover the entire universe. तभी पॉसिबल है भाई, पूरे यूनिवर्स को कवर कर दो तब तो तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी 100% है, बट इट इज नॉट पॉसिबल फिजिकली। ले जाना ये मार्कर और पूरे यूनिवर्स में गोला लगा के आ जाना, ले जाना जिसे जाना चले जाना, है ना। सो नॉट पॉसिबल है फिजिकली, दैट इज व्हाई वी हैव चोजन इट एज 90 to 95%। तो एनसीईआरटी की एक जो लाइन है जो आप पढ़ोगे आप मिलेगी, तो इसमें आपको ये मिलेगा। वेल अब आते हैं फटाफट से हम लोग कि हमारा कर्व कैसे बनता है, हमारा ग्राफ कैसे बनता है। देखो बेटा, अब आप लोगों को 1s 2s 2p इन सब चीज़ों के बारे में पता पड़ चुका है। एनसीईआरटी में हमारे पास सिर्फ 1s और 2s का ग्राफ दिया है बेटा, और इसी 1s और 2s के ग्राफ को आज हम लोग देखते हैं। हालांकि 2s का ग्राफ एनसीईआरटी में थोड़ा सा गलत दे रखा है, गलत कहना पड़ेगा कि हम लोग सही ग्राफ भी देखेंगे, पर एनसीईआरटी क्या बताना चाह रही थी इस ग्राफ से वो भी हम लोग देखेंगे। एक्चुअल में आप ऐसे समझिए कि आपके पास जो हमारे पास वेव फंक्शन सिर्फ साइन का और आर के साथ अगर मैं 1s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ बनाता हूं, किसके लिए ग्राफ बना रहा हूं, 1s ऑर्बिटल के लिए, तो बेटा वो कुछ इस तरीके से वेरी करता है, इस तरीके से वेरी करता है। याद रखना ये लाइन तुम्हारे पास बहुत क्लोज टू जीरो हो सकती है, बट कभी भी मैंने बताया ना जीरो तो कभी नहीं होगी, तो इस लाइन को टच ऐसे लाइन तो कभी नहीं कर सकती। लेकिन क्या ये लाइन जब यहाँ पे टच करेगी तब कभी ना कभी तो कर रही होगी। एक्चुअल में केस है, मैं कहता हूं मैं 2s का केस उठाने जा रहा हूं। 2s का केस उठाते समय जो आप लोगों की एनसीईआरटी ग्राफ बनाती है उसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेटा कुछ इस तरीके से, अपनी एनसीईआरटी देखिए प्लीज, तो आपको ये ग्राफ मिल जाएगा 2s का ग्राफ। बट ये जो 2s मतलब फिगर यहाँ पे ऐसे रखा है, देखना 1 ये a है ये b है, तो ये आपके पास साई वर्सेस आर का ग्राफ है 1s के लिए और 2s के लिए। अभी अगला जो ग्राफ आएगा वो हमारे पास साइन स्क्वायर का आएगा, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो ये हमारे पास 2s ग्राफ पे एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर ये इस साइन की वैल्यू को 0 बता रहा है, देख पा रहे हो ना, साइन की वैल्यू तो हमारे पास y एक्सिस पे है, और इसका मतलब है यहाँ पे टच कर दिया है तो इस पॉइंट पे हमारे पास साइन की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर आप लोगों को ऐसा ग्राफ कंपटीशन में मिला तो बहुत बढ़िया, बट एम्स वगैरह या फिर अच्छे जो कंपटीशन के एग्जाम्स हुआ करते थे वो ये ग्राफ ना देकर एक्चुअल में 2s के जो ग्राफ बनता था साइन का वो कुछ इस तरीके से बनता था, साइन वर्सेस आर का ग्राफ ऐसे। बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस कि ये लाइन इसके नीचे जा रही है। बेटा एक चीज हमेशा याद रखना, इस नेगेटिव से चार्ज वगैरह का कोई लेना देना नहीं है, ये नेगेटिव तो बस आपको ये बता रहा है जब भी आप लोगों के पास ऐसा पॉइंट आता है कि आप लोगों के पास ये ग्राफ न्यूक्लियस, ये बेसिकली न्यूक्लियस के पास की चीज़ें होती है जहाँ पे चीज़ें मैक्सिमम है, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हमारे पास जो है कहाँ पर है, न्यूक्लियस पे, है ना। तो यहाँ पर आप जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं कि आर बढ़ रहा है, घटती जा रही है, एक पॉइंट पे 0 हो जाएगी, फिर धीरे धीरे बढ़ रही है 2s के लिए, बट यहाँ पे तो घटती जा रही है, और मैंने पहले 0 कभी नहीं होगी 1s के लिए। 2s के लिए फंक्शन अलग वेरी करता है, 1s के लिए फंक्शन अलग वेरी करता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, मेजर फंक्शन ऐसे वेरी करता है, यानी कि जो रियल ग्राफ है 2s का वो ऐसे बनेगा क्या कि पहले तो सर एक पॉइंट पे घटेगा, फिर एक पॉइंट पे 0 आ जाएगा, फिर नीचे थोड़ा सा नेगेटिव होता है, यानी कि आपके पास इस पॉइंट के पास आने के बाद चीज का पहुंच जाती है थोड़ी सी नेगेटिव, और नेगेटिव में पहुंचने के बाद एक पॉइंट आएगा, फिर वहां से इंक्रीज करना, यानी कि यहां से प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की बढ़ जाएगी। अब ये जो पॉइंट है जहां पर आपके पास साइन 0 रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं बेटा, नोड, NOD। यहां पे इलेक्ट्रॉन कभी मिल ही नहीं सकता है। इसका इस्तेमाल अभी हम लोग सरफेस डायग्राम की मदद से भी करेंगे जहां आपको चीजें और क्लियर होंगी। वेल हाँ, यहाँ पे नोड आ चुका है, नोड के बाद अब आपको नेगेटिव वैल्यू आती है, फिर थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। तो बेसिकली डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाओगे तो आपके पास चीज़ें आगे आगे प्रोबेबिलिटी घटती जाएंगी, फिर एक पॉइंट पे आगे बढ़ेंगी। जब मैं बाउंड्री सरफेस डायग्राम कराऊंगा तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे। अभी के लिए मैं साइन स्क्वायर और आर का ग्राफ बनाता हूँ बेटा। तो जैसे साइन का स्क्वायर है तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज आने से रहा।
लेकिन आप लोगों को मैंने बता रखा है किसी का भी स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। तो अगर ये ग्राफ नीचे है, अगर ये ग्राफ नीचे है और मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा। तो देखिए इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा बेटा, 2s के लिए साइन स्क्वायर वर्सेस r का ग्राफ, ये ऐसे आया, यहाँ पे छुएगा, फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे। समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये वाली चीजें ऊपर पहुंच जाएगी बेटा, स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। तो मैंने स्क्वायर किया है तो इस वैल्यू को हमारे पास जाना पड़ेगा। अब आप अपनी एनसीईआरटी में ग्राफ देखिए बेटा एक बार, सेकंड वाला आपको दिखाई दिया। तो ये आप लोगों के पास ये वाला जो पॉइंट है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे नोड है। तो मैं बेटा एनसीईआरटी टच करा दिए, तो आप टच मत कराना प्लीज, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ रीजन क्या है ना। तो बिकॉज एनसीईआरटी आगे लिखती है कि 100% नहीं है, तो भाई क्यों टच करा रहे हो, मत कराओ ना प्लीज। सही क्या है ये चीज पता होनी चाहिए, राइट। वेल अब मैं आप लोगों को कहता हूं कि इसमें नोड कितने हैं। तो आपको क्या देखना होता है बेटा, ये पॉइंट जहां पर ये 0 है, यही तो नोड है। तो इसमें नोड कितना हो गया, एक नोड। इसमें नोड कितने हैं, 0। तो यहां पर आप देखो 1s के लिए नोड क्या हो रहे हैं, 0। 2s के लिए नोड कितने हो रखे हैं, 1। अब यहाँ पर ना आपकी किताब फॉर्मूला देती है कि 2p के लिए n-2 कर देना, 2s के लिए n-1 कर देना, यानी कि s के लिए n-1 कर देना। जब p ऑर्बिटल के नोड निकालने की बारी आएगी तब n-2 कर देना। बट इन सब चीज़ों का भी गोली मारो, मैं जब लास्ट लेक्चर चल रहा होगा आज का, उसमें सारे फॉर्मूले आपको लिखवा दूंगा और उसमें डिक्टेट करते हुए आपको बता दूंगा कौन सा फॉर्मूला किधर काम आता है। ओके, तो इसमें देखिए अगर n-1 लगाएंगे 0 नोड, n 1 है तो 1 - 1 0, तो ये आपके पास 0। इसमें भी n-1 लगाएंगे क्योंकि s ऑर्बिटल है ना बेटा, तो n-1 2 - 1 कितना आएगा, 1। तो ये देखिए एक नोड क्या है, वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की संभावना सबसे कम यानी कि 0 होती है। इन नोड पर आपका कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता। ठीक है, नोट कीजिए। बेटा आप लोगों के एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम दे रखे थे, मैंने कोशिश करी है कि उन डायग्राम थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को बताएं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। एक्चुअल में अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो आपके सामने ये अंदर तो रेड डॉट है। ये रेड डॉट आपको क्या बता रहे हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी। जहाँ जहाँ पर डॉटेड रीजन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, आप समझिए कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे ही डॉट खत्म होता है, आप लोगों को एक चीज दिखाई दे रही होगी, ब्लू वाले पेन से एक लाइनिंग दिखाई दे रही होगी। अब वो लाइनिंग क्या है, ये आपको मैं ग्राफ को एनालाइज कराकर तब बताता हूँ। एक्चुअल में हमने 1s का ग्राफ बनाया था। 1s के ग्राफ में हमारे पास ये उसका बेटा बाउंड्री सरफेस डायग्राम होता है। क्या होता है, बाउंड्री सरफेस डायग्राम। बाउंड्री सरफेस डायग्राम हमें आराम से किसी भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बता सकता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैंने आपको बताया था, साइन स्क्वायर को हम लोग प्रोबेबिलिटी अपॉन में वॉल्यूम बोलते हैं। साइन स्क्वायर हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जो किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी अपॉन में वॉल्यूम, राइट। क्योंकि अभी इसका भी एक ग्राफ बनता है, वो अभी हम लोग देख लेंगे अगर आगे टाइम बचता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं 1s के लिए जो हमने साइन वर्सेस आर का या साइन स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ देखा था, वो कुछ ऐसा था कि साइन स्क्वायर और आर का ग्राफ आपके पास कुछ ऐसा आया था बेटा, राइट। यानी कि जब आप न्यूक्लियस के पास हैं, ये देखिए, तो यहाँ पर जो डॉट आपको दिख रहे हैं ये सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड है। जो न्यूक्लियस के पास है बेटा, ये डॉट सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड है। अब जैसे दूर जा रहे हैं तो देखो डॉटेड भी जो हमारे पास कम होते जा रहे हैं और दूर दूर होते जा रहे हैं, कि डॉट कम होते जा रहे हैं। तो यानी कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हो, तो आपका जो साइन स्क्वायर यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन वो कम होता जा रहा है, और एक पॉइंट पर आने के बाद इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं। यहाँ पे ब्लू लाइन का मतलब है कि आपके पास कहानी खत्म, मतलब आपके पास जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी थी वो इस स्फीयर के अंदर है। और मैंने आपको बता दिया 90 से 95% चांस की बात है, 100% की नहीं लेते, आप लोगों को पता पड़ गया। आगे अगर यहाँ पर आप देखोगे तो इस जोन में ये 2s का है। किसका है, 2s का। 2s में अगर आप देखोगे तो पहले तो कहानी बिल्कुल यही है कि सेंटर पे हमारे पास मैक्सिमम आ रही है, तो इसीलिए साइन स्क्वायर 2s के लिए ऐसे ही शुरू हुआ था हमारे पास, और आते आते एक पॉइंट पर इससे टच होने के बाद और ऐसे हो गया।
राइट, यानी कि इस पॉइंट पर कोई ना कोई कहानी होने वाली है हमारे पास। अब वो कहानी क्या होगी उस डायग्राम समझते हैं। बेटा ये वाला जो पॉइंट था ये हमारे पास न्यूक्लियस, और इसके पास हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की। जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं आपके पास ब्लू लाइन आ गई, यानी कहानी खत्म। और आप देखिए एक और ब्लू लाइन मैंने आगे बना रखी। एक्चुअल में ये वाला जो जोन है जो कि आप लोगों को पूरा ब्लू से दिखाई दे रहा है, ये वो जोन है जहां पर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मिल सकता। यही जो यहां पर नोड बताना चाह रहा है, ये आप लोगों के नोड है। क्या है आप लोगों के नोड? तो ये आपके पास नोड है। अब आप नोड को देखिए तो 1s में कोई नोड नहीं है। बेसिकली दो जब स्फीयर आएंगे हमारे हिसाब से समझिए कि जब ये दो ब्लू वाले स्फीयर आएंगे तब एक नोड रिप्रेजेंट करेगा। तो s में एक ही स्फीयर है ना, बाउंड्री लिमिट हो गई है, ठीक है। जनरली नॉन डायरेक्शनल होता है जो हमारे पास है, सिमेट्रिकल हर जगह से है देखो, क्योंकि यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी पाने की उतनी है क्योंकि स्फीयर है ना। बट किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, फिर नॉन डायरेक्शनल। बट हर तरफ प्रोबेबिलिटी इक्वल है क्योंकि स्फीयर का रेडियस हर जगह सेम होगा, राइट। अब यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ब्लू वाला, ये क्या हमारे पास नोड, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की संभावना 0, खत्म। लेकिन उसके बाद देखो संभावना बढ़ना चालू हुई, जहां जहां पे डॉटेड है वो क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की संभावना है। रेड डॉट यही बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए रेड डॉट होता है तो इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की संभावना बढ़ रही है। लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे फिर हो जाएगा, तो यहाँ पे एक ब्लू लाइन और आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एक, दो नहीं, सिर्फ एक लाइन से मैं लिमिट कर दूंगा अपनी बाउंड्री, जिसको कि मैं बता दूंगा कि मैं 90 से 95% वाला केस मैंने 2s के लिए अब हासिल कर लिया है। वो हमारे पास ये बच्चा है। हाँ, एक लाइन का मतलब है आप 90 to 95% वाले केस में अचीव कर चुके हैं, बस आपकी कहानी खत्म। लेकिन जहाँ पे दो लाइन आपके सामने आ रही है उसे आप ऐसे समझिए कि आपके पास क्या है, नोड है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता। और इसीलिए 2 अगर ऐसे है तो इसमें कितनी नोड आपको दिख रही हैं? एक नोड, एक ही नोड दिख रही है बेटा। नोड तो ये वाला जोन है ना हमारे पास जिसमें लाइनिंग डाली है ब्लू के अंदर, वो नोड। आइए 3s के लिए केस देखते हैं। 3s के लिए आप कहानी कैसे बनेगी? हाँ, मतलब कहानी कुछ अलग होने वाली है बेटा हमारे पास। एग्जैक्टली तो इसका ग्राफ बनाकर देखें। साइन स्क्वायर का ना बनाकर पहले मैं साइन का बना दूं, क्योंकि आप लोगों को ताकि दिक्कतें ना हो, क्योंकि साइन हमारे पास नेगेटिव में जा सकता है, राइट। तो साइन का ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। साइन वर्सेस आर का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम से शुरू होगी और ये घटना चालू हो जाएगा। एक पॉइंट आएगा, नोडल प्लेन मेरे को मिल गया पहला, यहाँ पे 0, फिर नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि नोडल प्लेन आते ही बेटा हमेशा याद रखना कि वैल्यू नेगेटिव में रहती है। जहाँ पे भी नोडल प्लेन आएगा वैल्यू कहाँ जाएगी, थोड़ी सी नेगेटिव में जाएगी, फिर उठना शुरू करती है नेगेटिव के एक पॉइंट पे आने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर फिर उठना शुरू करेगा, और जब उठना शुरू किया तो एक पॉइंट पे आते आते हमारे पास ये जाएगा, ये यहाँ पे फिर क्या हो जाएगी, नोड बनेगा एक। अभी देखते हैं, अच्छा फिर यहाँ पे मैक्सिमम हो गई, और फिर हमारे पास ये बाहर पहुंच गए क्योंकि वाला नोड मिल गया मेरे को, ये वाला नोड मिल गया, तो ये ऐसे बाहर पहुंच गया और ये ऐसे हो जाएगा। अगर मैं 2s का ग्राफ देखता हूं तो मेरे को एक नोड मिल रहा था, लेकिन ये तो साइन स्क्वायर का ग्राफ है, तो मेरे को इस ग्राफ में कुछ चेंज करना पड़ेगा, राइट। वैसे ये प्रोबेबिलिटी कम है तो इस ग्राफ की पीक थोड़ी सी कम बनानी पड़ेगी मेरे को, ऐसे बने, क्योंकि हर पीक का मतलब है ना बेटा, जैसे दूर जाते जा रहे हैं बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होती जा रही है। यहाँ पर देखो ना, घट रहे हैं ना, जैसे दूर जा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी तो कम होती जा रही है ना। अब मैं इसका साइन स्क्वायर अगर प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ तो हमारे पास क्या होगा, तो देखिए बेटा साइन स्क्वायर में सारी चीज पॉजिटिव आ जाएगी, तो ये हमारे पास इस तरीके से आएगा, ये टच करेगा, ऊपर वाला नेगेटिव नहीं जाएगा, ये वाला नहीं, ये जाता है बेटा, इसको भी इवन मैं ऐसे शो कर, मैं यहाँ पे दो नोड मेरी आ गई ना, तो इसलिए मैं दो नोड पे लिमिट रखना चाहता हूँ, ठीक है। अभी तुम्हें इस ग्राफ समझ में आ जाएगा। तो ये गया हमारे पास, ये पहला नोड मिल गया मेरे को, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मिल चुका है। अब मैं दूसरे नोड के लिए बना रहा हूँ, ये बढ़ा, वैल्यू बढ़ी, जितने दूर जा रहा हूँ फिर एक पॉइंट पे आके घटना शुरू हो जाएगी, बढ़ गई, यहाँ पे मैक्सिमम मिल गया, फिर घटना शुरू हो जाएगा और एक पॉइंट पे आके मुझे क्या मिल जाएगा, फिर से नोड मिल जाएगा। नोड मिलने के बाद फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, और फिर हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी ऐसे। तो ये किसका ग्राफ बन गया हमारे पास, 3s का। अब इसमें अगर मैं नोड काउंट करूंगा तो क्या है, वो पॉइंट जहां पर हमारे पास
ये 2 बार टच हुए, 3s के लिए है तो नोड कितने आ रहे हैं मेरे पास, 2 आ रहे हैं। तो यहाँ पे काउंट करना, देखो ये वाला जोन नोड का है और दूसरा कौन सा है नोड का, ये वाला जोन। तो इस तरीके से आपके बाउंड्री सरफेस डायग्राम आपकी एनसीईआरटी कैसे समझाती है, देखिए एक बार 1s के अंदर देखिए बीच में न्यूक्लियस बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड दिखा रखा है और फिर आपके पास ऊपर एक लाइन गोल खींच देता है ब्लैक कलर की, वो आपका क्या है, लिमिटेशन बाउंड्री। अब अंदर देखिए जो आपके पास एक पॉइंट दिखा रहा है 2s वाले केस में, उसमें बीच में बहुत ही अच्छा ग्रे कलर से ऐसे ऐसे कर रखा है और उसके बाद कुछ वाइटिश, आप लोगों को अगर मैं ऐसे कर देता हूं तो ऐसे समझो, ऐसे कुछ ये इस तरीके से वाइटिश है, दिख रहा है हल्का सा वाइट। आप अगर पोर्शन देखोगे तो हल्का सा वाइट पोर्शन है आपकी एनसीईआरटी में। 2s के न्यूक्लियस के जस्ट बाहर वो नोड है, वो जो वाइट पोर्शन है जो आपकी किताब में दिखाया गया वो ये वाला पोर्शन है एक्चुअली, ठीक है। तो वो नोड है, वहां पर आप लोगों को कुछ भी चीजें नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या पूछा जाता है, व्हाट इज नोड, अ वैल्यू फॉर विच आर थीटा एंड फाई क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। मैंने आपको बता रखा है एंगुलर वो पढ़ाते वक्त, तो आर कॉमा थीटा कॉमा, हालांकि जब हम लोग 1s और 2s की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास ये एंगुलर वाले होते नहीं हैं, तो बेसिकली इसके लिए तो r की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, 0 होती है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग 2p नोड के केस में बेटा, हाँ वैल्यू फॉर विच आर थीटा, आर थीटा बेसिकली क्या होता है, ये अभी हम लोग 2s में पढ़ रहे हैं, जब हम लोग 2p वगैरह में पढ़ेंगे तो वहां पे आपके पास एंगुलर नोड भी आएंगी, यानी कि रेडियल नोड के अलावा क्या आएंगी, कुछ एंगुलर नोड भी आएंगी। अब जब एंगुलर नोड आती है तो आपके पास उस समय पर उनका r कॉमा फाई कॉमा थीटा तीनों 0 होने चाहिए। और ये क्या होते हैं, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखे हैं, जब हमारे पास पूरा बोर मॉडल मैंने श्रोडिंगर मॉडल समझाने की कोशिश करी थी, राइट। अब यहाँ पर क्योंकि 1s है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ नोड के टाइम पे थीटा और इसके इस्तेमाल नहीं होता है, हाँ यहाँ पर है ही ना कोई एंगुलर नोड, तो इसलिए हमारे पास r की वैल्यू 0 हो जाएगी, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बाउंड्री सरफेस डायग्राम है, इसे एक बार नोट कीजिए। इसके बाद जो हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास p ऑर्बिटल्स के ग्राफ के बारे में और p ऑर्बिटल के शेप के बारे में बेसिकली जानेंगे। देखिए बेटा, शेप ऑफ s ऑर्बिटल कैसा रहा हमारे पास, स्फेरिकल हम लोगों ने देख लिया है, लेकिन p के शेप थोड़े से कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं अगर समझ में नहीं आते हैं तो, हालांकि बहुत आसान से हैं और कुछ भी नहीं। डंबल देखा है जिसे तुम जिम विम जाते हो, जो ऐसा ही कुछ शेप आपको देखने को मिलेगा और डायग्राम आप लोगों को पता है मेरे बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं बस बता सकता हूँ क्या है, समझने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। तो बेटा एक्चुअल में हमारे पास ये 3 प्लेन होते हैं, एक्स प्लेन, वाई प्लेन और लेट्स से दिस इज जेड प्लेन, राइट। अब आपके पास ये तो आप लोगों को पता है ना कि आपके पास p के केस में हमारा l क्या होता था, 1, और उसके लिए हमारे पास p की 3 वैल्यू आती थी, याद कीजिए -1, 0 और +1। p के लिए हमारे पास 3 केस आते थे, l की वैल्यू हमारे पास राय करती थी n की वैल्यू -l से +l तक, तो इसलिए हमारे पास -1, 0, +1 आता था। यानी कि ये 3 कहना तो नहीं चाहिए बट कह देते हैं, इसलिए हम भी कह रहे हैं कि ये 3 ऐसे सपोज कीजिए कि ये px, py और pz के बारे में बता रहा है, राइट। अब अगर मैं px को डिनोट करता हूं, इसका मतलब ये अगर मेरे पास x एक्सिस है तो कुछ ऐसे समझिए इस तरीके से ये वाला पॉइंट, यानी कि इसका जो हमारे पास झुकाव होगा वो x डायरेक्शन में होगा, y और z पे इसे कुछ नहीं करना। आपकी किताब में बहुत अच्छा डायग्राम बना रखा है, ये देखिए सबसे पहला px वाले में बिल्कुल x की तरफ दे रखा है और y और z की तरफ कोई भी चीज नहीं दे रखी है, राइट। अब ये वाला जो पॉइंट है बेसिकली बीच का, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की संभावना नील बटे सन्नाटा, यानी कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, एक नोड आ रहा है, हाँ जो यहाँ पे बेसिकली y और z का बीच का वो है, वो आपके पास वहां पर एक नोड है, राइट। अब एक चीज और होती है बेटा, अगर ये x प्लेन में है, अगर ये x प्लेन में है तो ये y और z वाला जो प्लेन है, यानी कि अगर मैं बात करूंगा इधर वाले प्लेन की,
कौन से वाले की बात कर रहा हूं मैं, वाई और जेड वाले प्लेन। इस वाले एक्स प्लेन की बात नहीं कर रहा था। अगर मैं एक्स और वाई प्लेन बनाता तो मैं इस तरीके से बनाता, कुछ जेड और एक्स बनाता तो मैं इस तरीके से बनाता। देखो ये एक्स, ये वाई जेड प्लेन है, अगर मैं इसमें वाई एक्स प्लेन बनाता तो कुछ इस तरीके से बनाता, ठीक है। ये एक्स वाई का प्लेन आता जब मैं इधर बनाता था। पर आई मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, वाई और जेड प्लेन की बात। तो जब हमारे पास पी एक्स ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पता करना है तो उसके केस में ये जो वाई और जेड का प्लेन है ये आपके पास एक नोडल प्लेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन। यानी कि जब नाम आ गया आपके सामने नोडल तो आप समझ जाना कि भैया यहाँ पे नो इलेक्ट्रॉन, ये नोडल है ना, नोड का मतलब तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और क्यों बोला ऐसा, आइए समझ। यार इस डंबल को देखो कहाँ, सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है ना, तो वाई और जेड में तुम कितना ही चले जाओ, तुम्हें घंटा कुछ नहीं मिलने वाला। तो वाई और जेड में जो प्लेन बनेगा वो भी कैसा होगा, नोडल प्लेन। क्योंकि यहाँ पे नोड ही नोड है, भरते रहो, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। और जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0 है वो क्या था हमारे पास, नोड। तो ऐसे में जो प्लेन बनेगा उस प्लेन को क्या बोल देंगे, सिंपल नोडल प्लेन। तो ये कहानी होती है सिंपल सी। अब इसी का उल्टा विपरीत कहानी देखेंगे जरा। यहाँ पर देखिए 2py में आपको दे रखा है, इस बार y एक्सिस पे घुमा दिया है, y एक्सिस पे घुमा दिया है तो हमारा नोडल प्लेन किस पे बनेगा, z और x एक्सिस पे। यानी कि अगर मैं इसको हटाकर ऐसे बना देता हूँ कि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की संभावना कुछ इस तरीके से, तो मेरे पास जो नोडल प्लेन बनेगा वो किस में बनेगा बेटा, x और z में बनेगा। तो ये मेरे पास एक नोडल प्लेन बन जाएगा। यानी कि ऊपर या इस y एक्सिस से नीचे जाऊंगा तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, बट ये जो x और z का प्लेन है उसमें कोई संभावना नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों की लाइन जो एनसीईआरटी की बताना चाह रही है यही चीज़ आप लोगों को बताना चाहती है। वेल अगर आप यहाँ पर देखें तो साइज, शेप और एनर्जी तीनों ही केस में, चाहे आपके पास वो 2px हो, 2py हो या 2pz हो, साइज, शेप, एनर्जी तीनों का बिल्कुल सेम रहता है। और ऐसी ऑर्बिटल्स को हम लोग डीजनरेट बोलते हैं, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जो कि जनरली किसमें देखी जाती थी, हाइड्रोजन के केस में, जिसमें हमारे पास एनर्जी लेवल सेम रहता है। ऐसी ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डीजनरेट बोलते हैं। तो 2px, 2py, 2pz हमारे पास क्या है, डीजनरेट। नहीं, ये तो अब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में बता रहे हैं हम लोग, 2p वगैरह मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, n के बढ़ने के साथ साथ आप लोगों के पास एनर्जी भी बढ़ेगी। तो अगर मैं s ऑर्बिटल की बात करूंगा तो देखिए 4s की एनर्जी ज़्यादा होगी, 3s की एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू 2s और फिर 1s। बट जितना दूर जाओगे उतना इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने पीछे भी ग्राफ में देखा और हम लोगों ने जब बाउंड्री सरफेस डायग्राम देखे तो हम देखते जा रहे थे किस तरीके से ग्राफ हमारे पास घट रहा था, राइट। अब एक चीज ऐसी सिमिलरली इसमें भी होगा, 3p, 2p, 4p, इस तरीके से सबका सेम रहने वाला है, वो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, चाहे वो p ऑर्बिटल के लिए हो चाहे वो d ऑर्बिटल के लिए हो, सबके केस में नोडल प्लेन और ये सारी कहानी हमारे पास कोई अंतर नहीं रहने वाली है, राइट। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग योर p ऑर्बिटल। और ये डायग्राम जो थे वो इसी तरीके से बनते हैं और उसमें नोडल प्लेन ये वाले होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेम कहानी आपके पास किसकी आएगी, डी ऑर्बिटल की आएगी, फिर हमारे पास एफ की भी आएगी, डी की भी आएगी और एफ की भी। बट हम लोग डी तक करके और उसको समझ के कि इतना कि एनसीईआरटी हम लोग पढ़ सकें और क्वेश्चंस जो आए उसको लगा सकें, इतना करके छोड़ देंगे कि बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर हम लोग जाएंगे तो टॉपिक तो कल भी ख़त्म नहीं हो पाएगा, इतना डिटेल में है। तो अभी आप लोग डी का डायग्राम देखिए प्लीज़। यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं बेटा, D के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो L की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 2। तो यहाँ पर आप अगर 2 की बात करते हैं तो 2 में आपके पास कितने ऑर्बिटल आएंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए सर, ये -2 से लेकर +2 तक वेरी करेगा। -2 से के बाद क्या आएगा, -1, फिर 0, फिर +1 और फिर +2 आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों के पास कितने ऑर्बिटल आ रहे हैं, 5 ऑर्बिटल आ रहे हैं। तो इन 5 ऑर्बिटल को किस तरीके से अरेंज होते हैं इसके बेसिस पर नाम दिया जाता है। और नाम कौन कौन से आने वाले हैं, वो यही है, dxy, dyz, dzx, ये तो 3 हो गए। और 2 हमारे पास आते हैं dx2, y2 और dz2। ये 5 ऑर्बिटल्स के आपके नाम है, ये भी डिजेनरेट है।
यानी कि इन सब की भी एनर्जी हमारे पास क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर अरेंजमेंट अलग हो जाता है। कैसे अरेंजमेंट अलग है, तो आप देखिए डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्स वाई के केस में एक्स और वाई पर है, जेड प्लेन खाली है, वाई जेड के केस में हमारे पास एक्स प्लेन खाली होगा, जेड एक्स के केस में हमारे पास वाई प्लेन खाली होगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास बेटा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है और डी जेड स्क्वायर होता है, इन दोनों का हमारे पास शेप थोड़ा सा अलग हो जाता है। अगर आप लोग x और y के और z के केस के नॉर्मल छोड़ के स्क्वायर वाले केस पर आते हैं तो आप पाएंगे कि जो आपके पास डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसमें हमारे पास शेप कुछ तितली जैसा बन गया है, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का है, और डी जेड पे इसमें कोई लाइन नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो ये बताना चाह रहा है कि ये जो हमारे पास डी के जो ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरफ और ये इधर वाई प्लेन में है, ठीक है। और डी जेड स्क्वायर में केवल और केवल ना एक्स वाई पे है ही नहीं, दोनों के दोनों कहाँ पर है, सिर्फ जेड पर। तो देखिए आपको यहाँ पर दिखेगी एक्स और वाई में तो कुछ है ही नहीं, एक्स और वाई में तो कुछ है ही नहीं, और पूरा का पूरा ओरिएंटेशन किस तरफ जा रखा है, बिल्कुल सेंटर पे, और उसके बन जाता है वो भी डम्बेल शेप बन जाता है, ठीक है। तो ये शेप आप लोगों से पूछी जाती है और क्यों होता है ऐसा अरेंजमेंट, अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर, देखो ये समझ में आ गया एक्स वाई वाई जेड जेड तो पी की तरह सिमिलर है। ये केस क्यों अलग है, क्योंकि इसमें जेड पे कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और ये केस क्यों अलग है, क्योंकि ये जेड स्क्वायर। लेकिन प्रोबेबिलिटी चेक करें, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो देखो एक्स 2 बार आ चुका, वाई 2 बार आ चुका, जेड 2 बार आ चुका, एक्स स्क्वायर एक बार, वाई स्क्वायर एक बार, जेड स्क्वायर एक बार, तो बिल्कुल बराबर है। चाहे कहीं पे भी जाओगे प्रोबेबिलिटी तो हमारे पास बराबर ही रहेगी, राइट। इनकी भी एनर्जी हमारे पास बिल्कुल परफेक्टली सेम रहने वाली है, एनर्जी के केस में भी कोई अंतर नहीं आएगा, और इसको हम लोग डीजनरेट बोलते हैं। तो इस तरीके से आपके पास शेप्स, जो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक था, आई डोंट थिंक कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में आ जाना चाहिए, राइट। लेकिन कल मैंने आप लोगों को बताते वक्त एक चीज़ जो बताई थी वो ये थी कि डी का एक्सेप्शन केस याद है, क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शन केस हुआ करता था, उसमें हमारे पास 3D 5 और 4s 1 हो जाया करता था, है ना, ये तो याद होगा। तो आइए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, और अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो सर यहाँ पर तो दिक्कत आनी चाहिए। लेकिन बेटा आप लोगों की NCERT में जब आपका चैप्टर खत्म होता है तो लास्ट में ग्रीन से कलर का पेज दिया होता है, और उसमें आपको इलेक्ट्रॉन कुछ उल्टे सीधे इधर से जाते हुए इधर जाते हुए पढ़ते हो, और एक नीचे लिखा रहता है एक्सचेंज एनर्जी, स्टेबिलिटी, और समझ कुछ आता नहीं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन आप लोगों के साथ नहीं होगा, क्योंकि अब मेरे को समझ आ गया कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। वेल, बात करते हैं, तो देखिए पहले मैं कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ, राइट। 3D5 4s1 हमें पाया गया, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 3D4 4s2 होना चाहिए, राइट, ये चीज होनी चाहिए। एक्चुअल में बेटा पहले आप एक्सचेंज एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझिए। एक्सचेंज एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपसे ये कहता है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से एक्सचेंज होंगे उतनी उनकी एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन आप लोगों को एक शर्त पे ही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करा सकते हैं कि वो सेम स्पिन के होने चाहिए, ऑपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं हो सकते। यानी कि अगर अप स्पिन वाले हैं तो वो अप स्पिन को ही लाइक करेंगे, अप स्पिन के साथ ही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेंगे, और अगर डाउन स्पिन वाले हैं तो वो डाउन स्पिन के साथ ही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेंगे। और अगर ये एक्सचेंज एनर्जी अच्छी खासी चेंज हो सकती है तो ये ऑफ-बॉफ के रूल को वायलेट कर देती है। इसी कारण से हम लोग देखेंगे कि वाई ऐसे केस में हम लोग 3D और 4s बाद में लिखते हैं। आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ऑफ-बॉफ का रूल वायलेट हो रहा है, यहाँ पे 5 आ रही है n+l रूल, और यहाँ पे 4 है n+l। ये s के लिए l की वैल्यू 0, d के लिए कितनी होती है 2l की वैल्यू, तो n+l लगाओगे तो 3 + 2 5 आता है इधर, और इधर 4 + 0 लगाओगे तो 4 आएगा। तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, बट फिर भी हम लोग 4s को बाहर लिख रहे हैं। ऐसा क्यों, आज हम लोग जानेंगे। एक्सेप्शन नहीं होता, कहने को तो कह देते हैं कि भैया एक्सेप्शन है याद रख लो, नहीं, देयर इज सम रीजन
बिहाइंड एवरी एक्सेप्शन। ऐसा नहीं होता कि एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है, वो सिर्फ मूवीज में होता है या XYZ फैक्ट्री में होता है, जो आप लोगों ने देखी होगी, है ना। एक सीरीज आई थी ना अभी, डैश फैक्ट्री, हाँ, उसमें बताया ना बेटा एक्सेप्शन है सर, ये एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं है रीजन। अब सुनते हैं क्या होता है। देखिए, ये मेरे पास एक d ऑर्बिटल है जिसमें हमारे पास 1 2 मेरे पास डी सबशेल है जिसमें 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 और 5, राइट। पहले केस में मैं अपने 5 इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास आया 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। जब मैंने ये 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो बेटा ये देखिए, इस इलेक्ट्रॉन में सबकी स्पिन क्या है, अप स्पिन है, तो ये आराम से एक्सचेंज कर सकते हैं। जो आपकी एनसीईआरटी डायग्राम बताती है वो भी ये बताती है। देखो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का यहाँ भी जा सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी जा सकता है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी जा सकता है, राइट। ऐसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अपनी जगह चेंज कर सकता है। तो बेटा लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं जाएगा, एक्चुअली वो जा चुका। अब ये इधर जाए, बात तो एक ही है। तो ये कहानी सेम है ना, ये इधर जाए, इनका एक्सचेंज सेम हो गया, इसमें कोई एनर्जी डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर ये यहाँ पे आ गया है तो ऑलरेडी जब यहाँ पे आया होगा तभी तो ये यहाँ पे आया होगा मुन्ना। अगर ये यहाँ पे जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ पे आ रहा है। मैं लाल पेन से ऐसा करते हैं, हाँ, आपके क्यों का जवाब दे देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मैंने कहा बेटा यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ से जंप कर गया, ऐसे फर्स्ट से 2 पे आ गया, यानी कि डॉट बार आया यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आया तो यहाँ पे तो रह नहीं सकता, एक्सचेंज का मतलब है यहाँ पे पहुंच गया होगा ना, ठीक है। तो यानी कि ये जो ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास इधर पहुंच गया। अभी एक्सचेंज तो ये तो एक्सचेंज करेगा, लाल वाला तो एक्सचेंज करेगा ना अपने आप को, लाल वाला तो अपने आप को एक्सचेंज करेगा ही करेगा। तो लाल वाले के पास यहाँ पे भी जाने की टेंडेंसी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो लाल वाले की टेंडेंसी कितनी हो गई, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स वो अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। अब मैं आता हूँ सेकेंड नंबर के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकेंड नंबर के इलेक्ट्रॉन को दिख तो रहा है हमें 1 2 3 4 जगह एक्सचेंज कर सकता है, बट ये तो ऑलरेडी यहाँ पे जा चुका ना, तो इसको हटा दो, इस केस को, इसके बाद जो केस बनते हैं उनको ले लो। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जा सकता है, ये यहाँ पर जा सकता है, और ये यहाँ पर जा सकता है, यानी कितना टाइम्स हो जाएगा, ये 3 टाइम्स। सिमिलरली ये वाला जब ये यहाँ पे आ चुका और यहाँ पे आ चुका है तो एक्सचेंज तो हो चुके हैं, तो बस ये यहाँ पे जाएगा, ये 1 और 1 ये, तो ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स। सिमिलरली ये हमारे पास यहाँ जा सकता है तो 1 टाइम्स। टोटल कितना आ गया हमारे पास इसकी एक्सचेंज एनर्जी, 10 एक्सचेंज एनर्जी हमारे पास इसकी आ गई। लेकिन अगर मैं इसकी कहता 3d4 और 4s2, यानी कि कुछ ऐसा होता 1 2 3 4, ये यहाँ जा सकता था 1 2 3, 1 और 2 5, और ये 1 6। इस समय पर इसकी एनर्जी 6, इसकी एनर्जी 10। जितना ज़्यादा एक्सचेंज होगा उतनी एनर्जी बढ़ेगी। तो हाफ फील्ड के केस में इसलिए ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाती है, और दैट इज़ वाई हमारे पास एलिमेंट स्टेबल पाए जाते हैं जब वो हाफ फील्ड या फुल फील्ड होते हैं। यही सेम केस फुल फील्ड का ही बन जाएगा बेटा, उसी केस में तो और ज़्यादा बन जाएंगे। चेक करिए, अगर मैं यहाँ पर इस बार डी सबशेल के फुल फील्ड केस कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, यानी कि ये ऐसे 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 और ऐसे फुलफिल्ड हो गए। तो देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, डाउन स्पिन वाला डाउन स्पिन के साथ चेंज कर सकता है और यहाँ जा सकता है। सिमिलरली ये वाला ऐसे ऐसे करके 10 बनेंगे इसके, और आप स्पिन के 10 बनेंगे, तो हो गए 20। समझ गए ना? अब तो 20 कैसे आया, अब तो समझ ही गए। लेकिन अगर मैं क्या करता 3d9 करता तो ये तो हटा देता मैं, 4s2 कर देता, 3d9 तो ये हो गया ना बेटा 1 2 3 4 5। फिर हमारे पास होम्स रूल के हिसाब से पेयरिंग होगी तो हमारे पास 9 वाला इधर बढ़ जाता। तो देखो इसके डाउन स्पिन के केस में कितने होते, 1 2 3, फिर इसे कितने बनते 1 और 2 5 और 1 6 बनते, और अप स्पिन के पूरे 10 बनते। पर ये कितने होते 16, तो 16 और 20 एनर्जी किस में ज़्यादा है, ऑब्वियसली बात है 20 वाले केस में। तो इसीलिए हमारे पास फुलफिल्ड वाले ज़्यादा स्टेबल पाए जाते हैं। ये आप लोगों का रीज़न होता है
कि हम लोग क्यों हाफ फील्ड और फुल फील्ड का एक्सचेंज एनर्जी दिखाते हैं और किस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे मैं आपको सारे फॉर्मूलेज एक साथ बता देता हूँ। पूरे चैप्टर का सारांश आप लोगों के सामने यहाँ पर रख दिया गया है और यहाँ पर आप लोगों से ना कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये कहाँ पे मौजूद होगा, क्या होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें है ना। मैं कुछ अच्छा शब्द बोलने वाला था, मैं रुक गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा तुमसे सवाल करे जाएंगे, उन सवालों के जवाब देने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए और फॉर्मूले आपकी स्क्रीन पर ये रहे। सबसे पहला है जितने सबशेल्स होंगे, तो हम लोग पहले कर चुके हैं कि नंबर ऑफ सबशेल्स n के बराबर होते हैं बेटा, है ना। तो जैसे मान के चलिए मैं कहता हूँ 3s, तो उसमें कितनी सबशेल होंगी, 3 ही सबशेल होंगी। कैसे पता पड़ा हमें बेटा, 3s का मतलब है, चेक कर लेते हैं सारे फॉर्मूले को लोग चेक करते हुए चलेंगे। 3s का मतलब है इसमें सबशेल कौन कौन से, देखो 1s 2s 2p, ठीक है। अब इसमें हमारे पास 3s पूछा है ना, तो यानी कि 3 वाले इसका क्या आता है 3s 3p, है कि नहीं। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इसके सबशेल कितने हैं, तो कितने बन रहे हैं 3d भी आ सकता है ना 3 में, तो एक s का सबशेल, एक p का सबशेल और एक d का सबशेल, तो टोटल हमारे पास कितने n थे 3, तो ये तो हमारे पास 2 में आ गए। 3 के लिए कितने बने, 3 ही बने। 4 के लिए 4f भी आ जाएगा, 2 के लिए हमारे पास 2 ही रहेंगे, 2s और 2p, s और p तो है सबशेल, ठीक है। तो जितने हमारे पास नंबर ऑफ n होगा उतने हमारे पास सबशेल भी रहेंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2 टाइम्स l प्लस 1, ऑर्बिटल आपको याद है सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होते थे, आइए चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपके पास अगर मैं कहता हूँ 2p में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो आप पहले फॉर्मूला लगा लीजिए, उसके बाद वैलिडेशन करके देख लेते हैं। 2 इंटू एल की 2l, l की वैल्यू कितनी है, p के लिए 1 होती है, 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 3 हमारे पास आ गई, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2p के लिए 3 होते हैं। ये बात भी सही है, देखो 2px 2py और 2pz यही हुआ करते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी हमारे उसके लिए किससे दिए जाते हैं, 2 टाइम्स l प्लस 1 दिए जाते हैं, राइट। अब अगर मैं कहता हूं मेरे पास 3p, तो भी बात वही रहेगी क्योंकि l की वैल्यू तो वही है, ठीक है। तो 4p अगर मैं बात करूंगा तो 4p के लिए कहानी क्या आ जाएगी, 4p के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे बेटा 4, 2 इंटू l प्लस 1, बेटा इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स में, चाहे 4p कर दो 5p कर दो, क्या अंतर पड़ेगा, जब l पे वैल्यू करें तो 3 ही आना है हमेशा p के लिए, हाँ p पे तो 1 ही आएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास इस तरीके से यूज करना है बेटा। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, ये जम जाएगा n स्क्वायर। कैसे, आइए देखते हैं। मैं कहता हूँ 2p के लिए मैं ले रहा हूँ, 2p के ले रहा हूँ, यानी कि शेल कौन सी आ गई है मेरे पास, 2 शेल आ गई है। अब इसमें कहना चाह रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल n स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि 4 के इक्वल होने वाले हैं। 2p का मतलब इसमें क्या आ सकता है बेटा, 2s और 2p। s के लिए कितनी ऑर्बिटल होती हैं, 1, और p के लिए कितनी ऑर्बिटल होती हैं, 3, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी आ गई, 4। एक और कर लेते हैं, 3s के लिए ले लेते हैं सपोज कीजिए, यानी कि n की वैल्यू 3 आ चुकी है, राइट। तो इस हिसाब से हमारे पास आंसर आना चाहिए 9। तो क्या हमारा ये गलत है, नहीं। अगर 3s है तो आप 3s में भी जाइए, 3p में भी जाइए और 3d में भी जाइए। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आप देखिए s में 1, p के 3 और d के 5, 5 3 8 और 1 9, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल 2, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। अगर ऐसे पूछ ले कोई फॉर्मूला मत लगाना बेटा, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल। तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला लगता है भाई जितने पूरे सबशेल के अंदर जितने ऑर्बिटल्स होंगे वो, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 2l प्लस 1, 2 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला हम लोग कर चुके हैं। अब मैंने आपको बताया था रेडियल नोड्स, जहाँ पर हमारे पास
आर की वैल्यू 0 पाई जाती है, और एंगुलर नोड जहां पे हमारे पास थीटा और फाई की वैल्यू 0 पाई जाती है। रेडियल नोड्स को निकालने का तरीका आपके पास n माइनस l माइनस 1 होता है। s के केस में 1s के केस में हमारे पास देखते हैं रेडियल नोड कितने आते हैं। देखो 1s के केस में 0 आएंगे क्योंकि n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, 1 माइनस 1 0 आ गया। 2p में कितने रेडियल नोड होंगे बेटा? 2p में रेडियल नोड निकाल के बताइए। देखिए 2 माइनस l कितना होता है p के लिए? 1 माइनस 1। 2p के लिए भी रेडियल नोड 0 आ जाते हैं। यानी कि 2p का अगर मैं साइन स्क्वायर वर्सेस r का ग्राफ बनाऊंगा तो बेटा कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि इसमें रेडियल नोड तो है ही नहीं ना, हमारे पास कोई नोड है ही नहीं, तो 0 पे पॉइंट ही नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। यानी कि उसका न्यूक्लियस के पास नहीं होता सबसे ज्यादा पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद होता है इसको इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की वजह से पी ऑर्बिटल के केस में। क्योंकि आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था उसका जो एक नोड मिलता है वो तो इस पॉइंट पे मिलता था बीच में, तो पी ऐसे और डम्बेल की तरह था ना, तो ये हमारे पास इस तरीके से निकाला जाता है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या आया था? टोटल नोड्स हमारे पास हो गए। हाँ, एंगुलर नोड्स एल के बराबर होते हैं, तो जितना अगर पी है तो उसमें एक एंगुलर नोड होगा, एस में 0 एंगुलर नोड। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोर साहब, इसकी वैल्यू होती है h/2π l+1। ठीक है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है साल 2016-17 में से एक, इसी के ऊपर आया था। सीधा आप लोगों को निकालना था और कुछ भी नहीं करना था। ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है जहां पे s आपके पास स्पिन है। ठीक है, तो h/2π s+1। और ये मैग्नेटिक मोमेंट है या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही बोल देते हैं कई जगह पर। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की होती है म्यू n+2, जहां पर n आपके पास क्या है बेटा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि क्रोमियम का म्यू निकाल के दिखाइए, तो आप लोग कह देना सर क्रोमियम में हमारे पास आया था 3d5 1 2 3 4 5। तो मैं कहता हूँ डी वाले की मेरे को मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे एन की जगह 5 रख देंगे क्योंकि 5 अनपेयर्ड है। मैं कहता हूँ आपको कोबाल्ट की बतानी है, तो कोबाल्ट का कितना हो 27, 3d5 4s7, ये हो जाएगा 3 अनपेयर्ड है ना, तो इस जगह पर आप यहाँ पे 3 रख दीजिए। ठीक है, 3.9 आ जाएगा। तो ये आप लोगों के पास मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। अब जो क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे वो कुछ इस टाइप के होते हैं कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बताइए अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन जंप किया है उससे ग्राउंड स्टेट पर। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन सीधा ग्राउंड स्टेट पर जंप करता है तो उसका फॉर्मूला होता है n जो वहां पर है इंटू n-1/2 ग्राउंड स्टेट के लिए। बट वो कहता है छठे से चौथे पर गया है, तो उसमें होता है हमारे पास n2 - n1, जहां से जंप किया है n2 - n1 इंटू n2 - n1 + 1/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत मिल जाएंगे। इसी के साथ चैप्टर की समाप्ति करते हैं और आप लोगों के नए चैप्टर 3rd चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के साथ मिलेंगे। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड कोई भी टॉपिक हमारा एनसीईआरटी से छूटा नहीं है, स्टेबिलिटी वगैरह को लेकर भी, और बाकी सारे फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। वी विल मीटिंग अप विद द नेक्स्ट एंड द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, चैप्टर नंबर 3।